नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज फिर अपन उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं जैसे पिछली क्लास में आपने देखा होगा। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो हमने राणा सांगा तक पढ़ लिया है। राणा सांगा के बाद में जो शासक आता है वो कौन आते हैं? वो आते हैं मोकल। सांगा के बाद में हमीर आता है। हमीर के बाद में जो शासक आएगा वो है हमीर हो गया। हमीर के बाद में राणा सांगा आया। सांगा के बाद में मोकल आ गया। अब मोकल के बाद में जो शासक आता है, मोकल का पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा। तो आज के जो वीडियो के अंदर हम विशेष रूप से बात करेंगे वो महाराणा जो कुंभा थे उनके बारे में देखेंगे। मोकल के बारे में 3-4 लाइन है, इतना खास नहीं है। तो उससे पहले अपन देखेंगे क्या, ये जीके और जीएस के 5-5 क्वेश्चन है, ये भी अपन साथ में लेकर चलेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन ये हैं। तो आपको इन पर भी ध्यान रखना है, इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। बात करें अपन, पहला अपना क्वेश्चन आएगा, दिख तो रहा है ना, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका थी? ये जो कॉमनवेल्थ है ये किसकी पत्रिका थी? तो आप सभी को पता होगा ये किसकी थी? एनी बेसेंट की थी। किसकी थी? एनी बेसेंट। आप सभी जानते होंगे एनी बेसेंट कौन थी? ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और आपको एक बात और पता होगी, जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना इन्होंने, जो बाल गंगाधर तिलक है उनके साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना भी एनी बेसेंट ने ही की थी। होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने की। और साथ में कौन थे? जो अपने बाल गंगाधर तिलक थे ना, बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने भी इनका साथ दिया था, होम रूल लीग की स्थापना की। दूसरा आता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है ये किसके काल में आई थी, या कौन से जो अधिनियम था उसके तहत आई थी? तो ये जो आई थी ये आई थी मार्ले मिंटो जो अधिनियम था ना, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत, मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई। और कब आई थी? 1907 में। कब? 1909 में हुई थी। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो नींव रखी थी ये मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत रखी गई और 1909 में की गई। और सबसे बड़ी बात करें तो जो हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का काम किया था ये मार्ले मिंटो अधिनियम ही किया है। बात करें भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना कब हुई? भारत की पहली जनगणना की बात करें तो ये हुई थी कब? 1872 में। और 1872 में हुई और किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी किसके काल में बताओ? लॉर्ड जो मेयो था ना, लॉर्ड मेयो के काल में हुई। क्या? भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई? 1872 में। और बात करें जो भारत की संवैधानिक, जो भारत में जो संवैधानिक जनगणना हुई थी, या फिर पूरी मतलब एक पूरे विश्व में एक साथ जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में हुई थी। कब? 1881 ईस्वी में। और बात करें कि सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी, सबसे पहली जनगणना एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे पहले
जनगणना, तो ये कहाँ हुई? स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। और पहली वैज्ञानिक जनगणना की बात करें, पहली वैज्ञानिक जनगणना की बात करें तो बताओ कहाँ हुई थी? ये हुई थी अमेरिका में। और सबसे बड़ी बात, इसी में आप कंफ्यूज होते हो, ये तो पता रहता है कि किस में हुई थी, लेकिन ये पता नहीं रहता। अब कंफ्यूज ये हो जाता है कि यार पहली वैज्ञानिक जनगणना स्वीडन में हुई थी या फिर, तो अगर बात करें पहली वैज्ञानिक जनगणना की तो अपन को क्या करना? अमेरिका। और ऐसे पूछ लिए कि सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। ठीक है, ये याद रखना है। और पूछ ले भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। और जो पूरे विश्व में सर्वप्रथम एक साथ जो जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। अगली बात करें, और अभी आप सभी को पता होगा कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है, तो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। ये भी याद रखना आपको, ये भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है कि किसके समय में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो वो जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और कब हुई थी? 1885 में। कब हुई? 1885 में हुई, लॉर्ड डफरिन के काल में। ठीक है, ये याद रखना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कौन थे? आप सभी को पता होगा, दादा भाई नारोजी थे। कौन थे? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को आप सभी जानते होंगे। ग्रैंड ओल्ड मैप ऑफ इंडिया, और जो प्रथम अर्थव्यवस्था के लिए जो क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की जो वो समझाने का जो वो सिद्धांत था, वो भी दादा भाई नारोजी ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन उसके इतना अंग्रेजों का शासन था तो इतना महत्व नहीं मिल पाया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होते हो। यहाँ पर अरस्तु करोगे, लेकिन अरस्तु गलत होगा। अरस्तु ने तो क्या की थी, अगर आपको पूछे खोज किसने की, तो वो तो की थी अरस्तु ने। खोज तो की थी अरस्तु ने। और इसका प्रयोग के लिए पूछा ना, शब्द का प्रयोग किसने किया? शब्द का प्रयोग की बात करें तो लेमार्क और किसने? केनिवास ने। ठीक है, किसने? केनिवास ने। लेमार्क और केनिवास ने की थी। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री आप सभी को पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का श्वसन स्थल, कोशिका का क्या हो गया? प्रोटीन की फैक्ट्री, सॉरी, प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें तो ये कहते हैं किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। और कोशिका का जो श्वसन स्थल है, कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें क्या 22 जोड़ी तो समान होती है, एक जोड़ी अलग होती है। मतलब 43 तो सेम, 44 सेम होते हैं और 2 अलग होते हैं। एक्स वाई आप समझते होंगे। वो जब भी कोई, अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये भी आप बताना कि ये आपको कैसी लग रही है ये क्लासें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखा करो, इनमें बहुत कुछ आपको सीखने के मिलेंगे। जीके और जीएस के 5-5 क्वेश्चन है। और कुछ समय बाद अपन जो करंट अफेयर्स के लिए है वो डेली के जो MCQ क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। ये जो है, ये अपन जो अपनी क्लासें होती रहेगी उनके साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अपन आगे चलें तो अब देखते हैं अपन कहाँ थे? मेवाड़ के इतिहास में। तो इसका सॉरी, उसमें पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अभी क्या, जो हमारे वीडियो के अंदर जो 7
बनाते वक्त जो रहते हैं वो नहीं है, मेरे को खुद को वीडियो देखना पड़ता है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो सही बन रही है या नहीं बन रही है। सही बन रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मेवाड़ के इतिहास की। किसकी बात करेंगे? मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ कहाँ थे अपन? मेवाड़ में थे, ठीक है साथियों। इसमें जो शासक आता है वो शासक पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? मोकल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? मोकल के बारे में पढ़ रहे हैं। मोकल के शासनकाल की बात। मोकल कौन था? मोकल ये राणा सांगा और हंसाबाई का पुत्र था। आप सभी को पता है, पिछली क्लास में आपको बता भी दिया। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो देखना, ठीक है। मोकल की बात करें अपन तो पूछ ले मोगल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1433 से लेके 1421 से लेके 1438 तक। कब तक रहा? 1421 से लेके 1438 तक रहा। इसके शासनकाल में इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है और इतना क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको पहले भी बता चुका मैं। मेन जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक तो बप्पा रावल वाले से हो गया, मेवाड़ के इतिहास की बात कर रहा हूँ, और राणा सांगा हो गया, कुंभा हो गया, और लाखा हो गया, महाराणा प्रताप हो गए। इन्हीं के बारे में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो। अब है 1421 से 38 तक इनका शासनकाल रहता है। 1433 तक, ये फिर मिस्टेक, सॉरी, 1433 तक रहता है। अब क्या करता है? इनकी जो पत्नी थी इसका क्या नाम था? सौभाग्यवती। माता पिता का आपको पहले बता ही दिया था मैंने कि माता तो कौन थी? हंसाबाई। और पिता कौन थे? जो लाखा थे वो थे इनके पिता। आगे बात करें तो गुजरात अभियान के दौरान जब ये जा रहे थे तब इनके चाचा क्या लगते थे? चाचा और मेरा ने क्या कर दी? इनकी हत्या कर दी थी। तो लिखो गुजरात अभियान के दौरान चाचा मेरा ने हत्या कर दी। किसने कर दी? चाचा व मेरा ने हत्या कर दी। चाचा मेरा क्या लगते थे? मोकल के चाचा ही लगते थे, ठीक है। चाचा और मेरा दो अलग अलग भाई थे ये, है ना। आगे बात करें तो अब इनका जो पुत्र था वो कौन हो गया? कुंभा हो गया। और बस यहीं से अपन कुंभा को स्टार्ट कर देते हैं। मेन यही रखना चाहिए, याद रखना है कि गुजरात अभियान के दौरान मोकल की चाचा व मेरा ने हत्या कर दी, इतना ही याद रखना है अपन को। फिर इसका बदला कौन लेगा? इसका बदला लेगा कुंभा। कुंभा क्या करेगा? रणमल की सहायता से चाचा मेरा की हत्या करवा देगा। और फिर जो रणमल है, रणमल को भी वो क्या करेगा? जो ये रणमल क्या कर रहा था कि मारवाड़ के सरदारों की नियुक्ति मेवाड़ में कर रहा था और मेवाड़ के जो सरदार थे उनको हटाते जा रहा था। तो इसी बात से नाराज कौन हो गया? यहाँ के मेवाड़ के जो सरदार थे वो नाराज हो गए। नाराज होने के बाद उन्होंने क्या राणा कुंभा को ये बात बताई कि आपके दरबार में तो ये और आने वाले समय में क्या करेगा कि ये, और हकीकत में जो रणमल है ये मेवाड़ पर क्या अपना शासन स्थापित करना चाह रहा था, अपनी ही मतलब मजबूती वहाँ पे नींव गाड़ रहा था ये। तो फिर क्या करता है? कुंभा को इसकी एक कमजोरी हाथ लग गई। वो कमजोरी क्या थी कि रणमल की प्रेमिका थी, दासी रानी थी। किसकी? हंसाबाई की दासी थी। और इसकी क्या थी? प्रेमिका थी। और उस जो पासवान रानी मान लो, उसका नाम क्या था? भारमली थी। वो भारमली के हाथों जहर दिलवाकर इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ये थी इसके बारे में कहानी। अब अपन चलते हैं आगे। लिखो आप कुंभा, इसका लिख लेना आप, और साथ में आप लिखते रहा करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ज़्यादा
वो मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जितना हो सके उतनी हेल्प करो और बार बार ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं हो, ऐसे मन करे मेरा खुद का कि हाँ अपन पढ़ाएंगे तो कुछ तो देखेंगे, कोई तो देखेगा, ऐसे मन में रहना चाहिए। और बाकी कमाई से कोई मतलब नहीं है, और कमाई इतनी जल्दी आपको पता होगा नहीं मिलती है। हम तो हमारे ज्ञान के लिए करते हैं कि हाँ कभी तो फ़ायदा होगा, बस ये है। तो आप थोड़ा बहुत जितना भी फ़ायदा हो देख लिया करो। वीडियो अगर की क्वालिटी कम रहे तो आप इसकी जो क्वालिटी बढ़ा लिया करो। अब चलते हैं अपन बिना समय व्यर्थ किए कुंभा की ओर। कहाँ पे? कुंभा। तो आप लिखो अगले शासक कौन आते हैं? कुंभा। कुंभा, राणा कुंभा। कुंभा के शासनकाल की बात करें तो इनका रहता है 1433 से लेके 1468 तक इनका शासनकाल रहता है। कब से? 1433 से लेके 1468 तक इनका शासनकाल रहता है। और बात करें इनकी पिता की तो मोकल हो गया, माता सौभाग्यवती हो गई। और पत्नी की बात करें इनकी तो इनकी जो रानी थी उनका नाम क्या था? कुंभल दे। कुंभल दे। कुंभल दे। कुंभल दे ये क्या हो गई? इनकी रानी थी कौन? कुंभल दे। आगे बात करें तो इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र थे कौन? उदा और रायमल। उदा और रायमल क्या थे? इनके पुत्र थे। आगे बात करें पुत्री भी थी इनके एक, और बहुत ही विद्वान थी, वो बहुत ही विद्वान थी। और उसका नाम क्या था? पुत्री का नाम क्या था? वागेश्वरी। पुत्री का क्या नाम था? वागेश्वरी। तो क्या थी? उसकी उपाधि थी। और रमाबाई थी। कौन थी? रमाबाई। संगीत की तीनों कलाओं से निपुण थी। संगीत की तीनों कलाओं से क्या थी? निपुण थी। आगे बात करें अपन इनकी उपाधियों की बात करें, इधर दिख रहा होगा, यहाँ लिख लो आप। ये रमाबाई को मैं इधर से थोड़ा यहाँ लिख लो, रमाबाई इनकी पुत्री का नाम, और वागेश्वरी रमाबाई की क्या थी? उपाधि। और ये तीनों ही कलाओं में निपुण थी। आगे बात करते हैं अपन उपाधियों की। उपाधियाँ बहुत ही इनकी ज़्यादा थी। पहली उपाधि की बात करें तो वो थी अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य ये क्या थी? संगीत कला में निपुण होने के कारण, संगीत का ज्ञाता होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। दूसरी की बात करें वो थी अभिनव भट्टा और राणा रासो। क्या थी? राणा रासो। राणा रासो। एक थी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान की बात करें तो कौन था? मालदेव। हिंदू पथ की बात करें तो ये किसकी थी? राणा सांगा की थी। किसकी थी? राणा सांगा की थी। क्या? हिंदू पथ। और राणा सुल्तान रासो किसकी थी? ये किसकी थी? और ये किस लिए दी गई थी? राणा रासा ये क्या? हिंदुओं का श्रेष्ठ राजा होने के कारण किस लिए दी गई थी? और ये जो मालदेव विजय के उपलक्ष्य में दी गई थी। मालवा की विजय के उपलक्ष्य में इनको मिली थी। हिंदुओं का संरक्षक या हिंदुओं का श्रेष्ठ राजा था, इसलिए दी गई थी। और क्या थी? दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु। और राणा रासो किस लिए? कि ये विद्वानों का आश्रयदाता था ना, इसलिए इसको विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण क्या? राणा रासो दी गई। चाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, और क्या क्या थी? तोडरमल
मल भी इनकी उपाधि थी। क्या थी? टोडर मल। महाराजा धीराज, दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु हो ही गया। और बात करें तो क्या थी? छाप गुरु लिख दिया क्या? छाप गुरु। छाप गुरु किस लिए दी गई थी इनको? ये छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण दी गई थी। ये हो गई इनकी प्रमुख उपाधियां। इनके बारे में जो मुख्य रूप से था ये बातें आपको मैंने बता दी है। आगे बात करें अपन तो अब देखते हैं क्या क्या हुआ था। मोकल के जो हत्यारे थे उनको कैसे बदला लिया इन्होंने, क्या किया, वो देखते हैं अपन आगे। ठीक है, अब लिखो, अपने पिता मोकल की हत्या का बदला लेने के लिए चाचा मेरा की हत्या की रणमल की सहायता से। रणमल की सहायता से, किसकी सहायता से की? रणमल की सहायता से की। किसकी हत्या? चाचा मेरा की हत्या की थी। ठीक है, अब लिखते आगे बात करें। रणमल की हत्या उसकी प्रेमिका, किसकी प्रेमिका? रणमल की ही प्रेमिका, उसकी प्रेमिका भारमली के हाथों जहर दिलवा कर की। जहर दिलवा कर की। ठीक है, आगे बात करें। और जब ये मर रहा था तो इसने हिंदी और इंग्लिश मारवाड़ी सबको मिक्स में कर दी और क्या बोली? हाउ डेर यू दिखता नहीं है क्या? आगो मर चित्तलों की ये बोली। ये केवल मजाक के लिए है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसने जहर देते ही क्या रणमल जी सलट गए थे, मर गए थे। आगे बात करें अपन, जो इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये हो गई कहानी। आगे चलते हैं, इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो प्रमुख रचनाएं ये विशेष हैं, इनमें से भी क्वेश्चन आता है। तो पहला जो इसकी रचनाएं हैं उनमें मुख्य रूप से है संगीत राज। क्या है? संगीत राज। और ये संगीत राज कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित है। संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। और जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये इसी का यही है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। और सबसे बड़ा ग्रंथ भी यही है, सबसे बड़ा ग्रंथ। क्या है? सबसे बड़ा ग्रंथ। ठीक है, आगे बात करें तो कौन कौन सी वो रचनाएं हैं? तो है वो, पहली तो है संगीत मीमांसा। क्या है? संगीत मीमांसा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। संगीत मीमांसा, संगीत प्रबंध, संगीत प्रबंध, सुधा प्रबंध और सूढ़ प्रबंध हो गई।
और एक थी सुधा पर संगीत प्रबंध हो गई है, संगीत सुधा, संगीत सुधा। एक कौन सी थी? संगीत सुधा, एक थी संगीत सुधा। ये इसकी 5 प्रमुख रचनाएं हो गई। ये इसी के भाग थे, किसके? संगीत राज के। आगे बात करें दूसरे, ये तो इसके भाग हो गए। दूसरी थी चंडी शतक, एक थी चंडी शतक भी किसकी थी? महाराणा कुंभा की ही थी। तीसरी रचना की बात करें वो थी काव्य रतिसार, रतिसार, काव्य इतिसार या रतिसार भी इसी की थी। कामराज, सॉरी काव्य नहीं, कामराज। क्या थी? कामराज रतिसार। चौथी की बात करें तो वो कौन सी थी? चौथी थी हरिवर्तिका। क्या थी? हरिवर्तिका। कौन सी थी? हरिवर्तिका चौथी हो गई। और एक थी रसिक प्रिया, इधर लिख लो, रसिक प्रिया। ये क्या थी? ये टीका थी। किसी ग्रंथ के ऊपर जो लिखते हैं ना उसको टीका कहते हैं। तो ये जो गोविंदराज की, क्या गोविंदराज की जो गीत गोविंद, सॉरी गीत गोविंद, गीत गोविंद, गीत गोविंद थी, उसके ऊपर लिखी गई टीका थी। और ये किसकी थी? जयदेव की थी। किसकी रचना थी? जयदेव की रचना थी। ये इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हो गया। आगे बात करें अपन रख हौसला, रख हौसला, एक दिन वो मंजर भी आएगा, चलकर प्यासे के पास एक दिन समुंदर भी आएगा, चलकर प्यासे के पास एक दिन समुंदर भी आएगा। इसलिए आपको हौसला नहीं हारना है, मजबूत डरकर जो इरादों के साथ आपको अपनी मेहनत करनी है। और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, आपको जम के मेहनत करते रहना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें इनकी रचनाएं हो गई। रचनाओं के बाद में करें कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। कुंभा के प्रमुख ग्रंथ, ग्रंथों की बात करें कौन कौन से ग्रंथ है? तो ग्रंथों की अगर बात करें तो एक तो कुंभा के धार्मिक गुरु, कुंभा के धार्मिक गुरु लिखो, सॉरी धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु। तो धार्मिक गुरु की बात करें तो वो क्या थे? सारंग व्यास थे। कौन थे? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कुंभा के गुरु कौन थे? तो सारंग व्यास। कौन थे? सारंग व्यास। आगे बात करें इनके वेतनिक कवि, वेतनिक कवि जो वेतन के बदले काम करता हो वो वेतनिक कवि कहलाता है। और वेतनिक कवि की बात करें तो वो कौन थे? कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने क्या एक रचना थी, उस रचना का नाम था एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य ये जो रचना है वो रचना क्या, इसका जो पहला भाग है वो किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। और उस पहले भाग का जो नाम है राजवर्णन, पहला राजवर्णन जो था वो तो राजवर्णन ये तो कुंभा ने लिखा। बाकी की जो कंप्लीट इसको किया था वो एकलिंग महात्म्य को कान्हा व्यास ने किया था। आगे बात करें कुंभा का शिल्पकार, क्या? कुंभा के शिल्पकार। तो शिल्पकार कौन थे? शिल्पकार थे मंडन। मंडन का आप सभी को पता होगा, इसकी जो रचनाएं है वो है रूपमंडन। क्या? रूपमंडन इसकी रचना है। किसकी? मंडन की जो रचना है वो क्या है? रूपमंडन है। और इसके बारे में बात करें, ये जो रूपमंडल है ये मूर्ति कला के बारे में है। और बात करें अपन और कौन सी रचनाएं हैं इसकी? प्रसाद मंडन। क्या है? प्रसाद मंडन हो गई। और ये महल निर्माण के
बारे में बताती है, मतलब उसके से संबंधित है। आगे बात करें अपन राजवल्लभ। क्या है? राजवल्लभ। राजवल्लभ किससे संबंधित है? तो यह 14 भागों में विभाजित है, 14 भागों में विभाजित है। ये हो गई शिल्पकार के बारे में। आगे है जो मंडन के भाई थे नाथा, इनके बारे में, इन्होंने क्या सहयोग किया था ना, इसलिए इनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। तो लिखो